क्या वो बेसिक क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे वो हो गए, है ना? बेसिक क्वेश्चन दिए थे, मैंने कहा था ग्रिप बनानी हो तो वो बेसिक क्वेश्चन सारे एक बार कर लेना। तो अब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिक हमारा खत्म हो चुका है, इजी चैप्टर है। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। तो आपको जो नोट्स मिले हैं, नोट्स अभी आपने लिए नहीं होंगे क्या? किसी ने नोट्स लिए? नोट्स नहीं मिल रहे? ओल्ड नहीं, न्यू? एक भी बच्चे को नए नोट्स नहीं मिले क्या? पता ना कौन से नए नोट्स हैं। नहीं तो पुराने। चलिए ये बात करता हूं, नए नोट्स आ जाना चाहिए थे। मुझे तो सैटरडे का कहा था, सैटरडे को आ जाएंगे। चलिए, तुम ले आए? हाँ, ये वाले तो नोट्स है। कब लाए? अच्छा, अभी लेके आए। तो ये नए नोट्स आ चुके हैं। इसमें भी अकाउंट जैसा हमने कवर चढ़वाया है, बुकलेट फॉर्म में ही है ये। चलिए, आप लोग नीचे से मतलब नोट्स मिलना शुरू हो गए हैं, आप लोग ले सकते हैं। तो क्या कल से मैं शीट देना बंद कर दूं, है ना? जब नोट्स आपके पास में है तो इस शीट्स की जरूरत नहीं है। जल्दी से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। अच्छा, अभी तो एक कल वाली शीट है ना आपके पास? ये तो आपको आज मिली है, इसके पहले वाली शीट चाहिए मुझे। हाँ, इसके पहले जो मिले थे ना आपको, बंच मिला था, इसी में से। हाँ, जो बंच मिला था बेसिक के साथ में 2 क्वेश्चन थे मेरे, जो बेसिक का बंच मिला था वो चाहिए मुझे। इस बेसिक की शीट में कोई क्वेश्चन पीछे मेरे ख्याल से होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है मुझे। सब बेसिक यही है। नहीं, एडवांस क्वेश्चन नहीं, हमने तो बेसिक में सभी कर डाले ना। बेसिक के बाद मुझे क्वेश्चन करवाने थे। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया ना, वो किस में करवाया? फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से था। हाँ, सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी शीट। हाँ, क्लास वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्लास वर्क का सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्लास वर्क का सेकंड क्वेश्चन पहले ही पेज पर है। ये क्लास वर्क का सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट नेमली LMNO, 4 इसके प्रोडक्ट हैं एक इंडस्ट्री के, यूजिंग द सेम प्लांट एंड प्रोसेस। दोनों के प्लांट और प्रोसेस एक हैं। क्योंकि प्लांट एक है, एक ही प्लांट से 4 प्रोडक्ट बनते हैं। एक ही प्लांट से यदि 4 प्रोडक्ट बनते हैं तो ओवरहेड भी चारों के कॉमन होंगे, तो वही तो यूज आएगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, चारों प्रोडक्ट का हमें दे रखा है, आउटपुट दे रखा है यूनिट में। चारों की हमें कॉस्ट प्रति यूनिट दे रखी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मशीन आवर दे रखे हैं। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगते हैं प्रति यूनिट। ये क्या मानेंगे हम? हमको दे रखा है कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की, कॉस्ट प्रति यूनिट लेबर की, मशीन आवर 3 घंटे प्रति यूनिट माने या पूरी 800 यूनिट के 3 घंटे, क्या माना जाए? प्रति यूनिट लगते हैं 3 घंटे। अच्छा, द 4 प्रोडक्ट आर सिमिलर एंड यूजुअली प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन ऑफ 20 यूनिट। ये प्रोडक्ट 4 है लेकिन लगभग एक जैसे हैं, और चारों प्रोडक्ट 20 के रन साइज में आर यूजुअली प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन ऑफ 20 यूनिट। प्रोडक्शन रन ऑफ 20 यूनिट का मतलब क्या हुआ?
एक लॉट में एक बार में 20 यूनिट बनाई जाती है। एक लॉट में कहें, एक बेच में कहें, एक रन में 20 यूनिट बनाई जाती है। फिर लिखा है एंड सोल्ड इन बेचेस ऑफ 10, बनाते हैं 20-20 के लॉट में और बेचते हैं। कोई व्यक्ति 4 मांगने आता नहीं देते हैं, कोई 12 मांगने आएगा नहीं देंगे, या तो 10 बेचेंगे या 20 बेचेंगे। तो ये अपना प्रोडक्ट बनाते हैं 20 के लॉट में और बेचते हैं 10 के लॉट में। करेक्ट। फिर लिखा है यूजिंग मशीन अवर रेट करंटली, यूजिंग मशीन अवर रेट करंटली एब्जॉर्बिंग फॉर एब्जॉर्बिंग द प्रोडक्शन ओवरहेड। अभी ये अपने ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन के लिए करंटली मशीन आवर को यूज करते हैं। मशीन आवर रेट निकालते हैं, यानी ओवरहेड को मशीन के आवर से डिवाइड करके रिकवरी रेट निकालकर उससे ओवरहेड एब्जॉर्ब करते हैं। ये इनका करंट रेट है। करेक्ट। ये करंट इनका सिस्टम है। और आप जानते हैं सारे ओवरहेड को मशीन आवर से डिवाइड करना मतलब आपने ट्रेडिशनल अप्रोच यूज की है, ब्लाइंड प्रोसेस यूज की है। जबकि लॉजिक कहता है कि अलग अलग ओवरहेड के लिए अलग अलग बेस यूज करो, और ये सारे ओवरहेड के लिए एक बेस यूज करते हैं, मशीन ओवर रेट। द टोटल ओवरहेड इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर द पीरियड इज एज फॉलोज। मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर 70,000 खर्च हुआ, सेटअप पर 40,000 खर्च हुआ, स्टोर रिसीविंग पर 20,000 खर्च हुआ। ये आपको दे रखा है। और मटेरियल हैंडलिंग और डिस्पैच पर 23,000 खर्च हुआ, और इंस्पेक्शन पर 12,000 खर्च हुआ। ड्यूरिंग द पीरियड द फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर्स आर टू बी यूज्ड। आपको 5 तरह के ओवरहेड दे रखे हैं, और किसके लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर? स्टोर रिसीविंग के लिए रिक्विजिशन रेज्ड। क्या मुझे रिक्विजिशन समझाना पड़ेगा फिर से? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से, सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से कच्चा माल मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट जब भेजता है तो उस रिक्वेस्ट लेटर को ही क्या बोलते हैं? रिक्विजिशन नोट। जिस प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ने, जिस प्रोडक्ट ने कच्चा माल ज्यादा मंगाया, ज्यादा माल लेटर भेजा, ज्यादा रिक्वेस्ट भेजी, मतलब उसने स्टोर की सर्विसेज ज्यादा यूज करी, तो उसको स्टोर का ओवरहेड ज्यादा बियर करना पड़ेगा। यही बोल रहे हैं। यानी स्टोर रिसीविंग वालों को रिक्वेजिशन के आधार पर खर्चा बांटना पड़ेगा। मटेरियल हैंडलिंग के लिए ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। अब ये नहीं है कि ये परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर। देखते हैं इसको क्या है। इंस्पेक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। ठीक है। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी अपॉर्शन बिटवीन सेटअप, स्टोर रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन इन द रेशियो ऑफ 2:1. Number of requisition raised on stores is 40 for each product. Requisition raised on store is 40 for each product. हर प्रोडक्ट के लिए 40-40 बार कच्चा माल मंगवाया गया है। हर प्रोडक्ट ने 40-40 बार अपने आवेदन एप्लीकेशन भेजी है स्टोर को। एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड 247। ये मिसप्रिंट है, करेक्ट बता रहा हूं मैं। ईच ऑर्डर बिंग फॉर बेच ऑफ, ये तो हमको मालूम है कि हर ऑर्डर 10 यूनिट का होता है। ईच ऑर्डर बिंग फॉर ए बेच ऑफ 10। ठीक है। अभी क्वेश्चन में ठीक से पढ़ा नहीं है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ ऑल ओवरहेड कॉस्ट आर एब्सॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर बेसिस। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एबीसी। फिर कमेंट ब्रीफली ऑन डिफरेंस डिस्क्लोज बिटवीन ओवरहेड ट्रेस्ड बाय ट्रेडिशनल सिस्टम एंड दोज बाय एबीसी। ये कमेंट हमेशा पूछते हैं। एक पूछते हैं ट्रेडिशनल, फिर पूछते हैं एबीसी, और फिर पूछते हैं, मैं आपको बस लास्ट में 1 या 2 कमेंट लिखवा दूंगा। अभी हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे, लेकिन लास्ट में ऐसा कमेंट लिखवा दूंगा 1 या 2 जो आपको हर जगह एप्लीकेबल होगा। कमेंट मांगते हैं, कमेंट नहीं लिखोगे, और कमेंट होता है अराउंड 2 मार्क का। 2 मार्क का कमेंट होता है, 2 लाइन लिखनी है आपको और 2 नंबर मिलते हैं उसके। तो हमको लूज नहीं करने हैं वो भी। किस जगह क्या कमेंट लगेगा, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। 1 या 2 कमेंट लिखाऊंगा, वो हर जगह सूट कर जाएंगे, तो वो मैं लिखवा दूंगा लास्ट में। पर अभी तो हम हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले ठीक से डिस्कस कर लें। मैंने आपको कहा क्वेश्चन निपटा दिए, कोई काम करें जब तक कि क्वेश्चन को ठीक से समझ न लिया जाए। यानी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनना चाहिए क्वेश्चन की समझने के बाद कि मेरे समझाने के बाद 50% बच्चों को लगना चाहिए कि अब क्वेश्चन अब हमें करवाने की जरूरत
नहीं है, हम खुद घर पे कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अभी हम फिर से पढ़ेंगे। अभी हमने क्रेस रीडिंग ली है, इसको हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक। 4 प्रोडक्ट हैं, चारों का आउटपुट दिया है, चारों की मटेरियल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट चारों की दे रखी है, चारों में लगने वाले मशीन आवर दिए हैं, वो हम ठीक से देख चुके, उसमें हमें पढ़ना नहीं। अब खास क्वेश्चन ने कहा है 20-20 के लॉट में बनता है और 10-10 के लॉट में बिकता है। यदि 10-10 के लॉट में बिकता है तो बताइए ए में कितने लॉट बेचे गए होंगे, कितनी बार माल बेचा गया होगा? एक बार में कितना? एक बार में 10 बेचते, तो 800 को बेचने के लिए 80 ऑर्डर्स आए होंगे, सेल्स ऑर्डर, यानी 80 कस्टमर से डील करना पड़ा होगा, 80 रहे होंगे सेल्स ऑर्डर, है ना। बी में 62, तो जोड़िए ना, 80 + 62 + 50 + 55 कितना होता है? 247 क्या है? ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। पीछे दिया है, देखिए पीछे क्वेश्चन में दिया है ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, दिया है 247। ये कौन से वाले ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हैं? परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर? अब दिख गया कि ये नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, यानी कितने लोगों से डील किया है? 247 लोगों को माल बेचा है, 247 की बिलिंग की है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड 240। तो आपको अब क्लियर हो गया कि वो 247 जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड दिए हैं वो परचेज ऑर्डर नहीं बल्कि सेल्स ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दे रखे हैं आपको। इवन उस क्वेश्चन ने नहीं दिए होते तो हम निकाल सकते थे ना कि कुल कितने सेल्स ऑर्डर एग्जीक्यूट किए गए हैं, 247, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमें 4 कॉस्ट ड्राइवर दे रखे हैं, स्टोर रिसीविंग के लिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए और सेटअप के लिए। कॉस्ट ड्राइवर 4 के दिए हैं। ओवरहेड एक मशीन ऑपरेशन का है, एक सेटअप का है, एक स्टोर का है। एक्टिविटी कितनी दिखाई दे रही है आपको? 5, और ड्राइवर 4 के हैं। अब यहां पर लेकिन इट इज ऑल्सो डिसाइडेड दैट मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी अपॉर्शन बिटवीन सेटअप, स्टोर रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन 2:1। मुझे बताइए, आपकी 4 तो ऐसी एक्टिविटी है जिसके कॉस्ट ड्राइवर दी है, और मशीन ऑपरेशन का ओवरहेड तो दिया है, ओवरहेड इनके भी दिए हैं, चारों के भी, इसका भी दिया है। और बाद में क्या बोलते हैं, इसका ओवरहेड इतना इसमें बांट दो, इतना इसमें इतना बांट दो, ऐसा कहा है ना आपको। इसका मतलब ये एक्टिविटी सपोर्टिंग है। जब क्वेश्चन कहता है इसकी ओवरहेड आप तीनों में बांट दो, इसका मतलब ये आपकी मेन एक्टिविटी नहीं है, तो आपको इसके लिए कोई रिकवरी रेट निकालने की जरूरत भी, जब इसके आप ओवरहेड यहां बांट दोगे तो यहां तो ओवरहेड 0 हो जाएंगे ना, फिर इसकी रेट निकलेगी नहीं। तो यहां पर मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को मेन एक्टिविटी नहीं माना गया है, इसलिए हमें उसके लिए कोई बेस ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। तो हमें आपको क्वेश्चन में जज हुआ होगा कि अब हमारे पास एक्टिविटी कितनी रह गई? 4 रह गई। एक्टिविटी भी 4 है और कॉस्ट ड्राइवर भी 4 है, ठीक है। अच्छा, जो पहला है सेटअप, अच्छा मशीन ऑपरेशन मेंटेनेंस का हेडेक तो खत्म हो गया कि उसका ओवरहेड हम बची हुई 3 एक्टिविटी को बांटने वाले हैं। तो हमारे पास एक्टिविटी क्या क्या बची? सेटअप। सेटअप के लिए ड्राइवर क्या? सेटअप की कॉस्ट को किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ रन। देखिए सेटअप मतलब क्या होता है, सेटअप कॉस्ट ऐसे हम रटे नहीं बस कि सेटअप कॉस्ट को डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन ने दिया है नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ रन, नहीं, समझ में आना चाहिए। जैसे कि क्या होता है, मशीन की एक होती है स्टार्टअप कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट, जब मशीन स्टार्ट करते हैं तो एक कॉस्ट लगती है स्टार्टअप कॉस्ट। जैसे हम अपना व्हीकल स्टार्ट कर, जैसे किक मारेंगे, 2 व्हीलर में जैसे किक लगेगी, वे किक लगाते ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, तो क्या उस किक लगाते वक्त जब गाड़ी स्टार्ट लेती है तो हमारा फ्यूल कंजम्पशन उस वक्त उस मूवमेंट पर होता है कि नहीं ज्यादा? जैसे आप देखिए, ये आपका यहां पर मान लीजिए आपकी क्लास है और ये आपका डेस्टिनेशन, आपका घर। यदि आपका हॉस्टल है तो वो भी आपका घर ही है अभी। अब यहां से यहां तक जाते हैं 2 व्हीलर से, आपके पास 2 व्हीलर है, अब आप इस 2 व्हीलर से घर जाते हैं। ये थोड़ा नए तरह का 2 व्हीलर है, वो
इट इज डिजाइन बाय मी। अब देखिए, अब ऐसे में यदि आप यहां से एक बार स्टार्ट करें, यहां स्टार्ट करें और यहां जाके रोकें, स्टार्ट एक बार किया और एक बार ऐसा करें, स्टार्ट करा फिर यहां स्टॉप कर दिया, फिर स्टार्ट किया फिर स्टॉप फिर स्टार्ट, ऐसे करते करते क्या आपका फ्यूल कॉस्ट टोटली बढ़ेगा? किस वजह से बढ़ेगा? ड्यू टू रिपीटेटिव स्टार्ट। यानी स्टार्ट करने पर कुछ खर्चा ज्यादा आता है कि नहीं आता है? तो वो जो आपकी स्टार्ट करने पर फ्यूल कॉस्ट लगी, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टार्टअप कॉस्ट। आप जितनी बार स्टार्ट लोगे आपकी कॉस्ट उतनी ज्यादा लगेगी। जैसे एक होता है फर्नेस, सुना होगा फर्नेस? फर्नेस सुना है? फर्नेस लोहे की भट्टी होती है जो फर्नेस काम आता है। एक तो आपका कास्टिंग, कास्टिंग इंडस्ट्री सुना है? CASTING। इसमें क्या होता है? पिग आयरन, कच्चा लोहा को पिघालते हैं, पिघाल कर उसको बिल्कुल लाइक ए लिक्विड कर देते हैं और लिक्विड करने के बाद उसको फ्लो में लाकर उसको किसी डाई में लाते हैं, सांचे में। उसके बाद वो किसी एक शेप में आ जाता है, वो ठंडा होती है एक शेप में आ जाता है, तो वो एक कास्टिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। जैसे अपनी एक ग्रिल बनती है, ये वाली ग्रिल नहीं, ये तो खैर वेल्डिंग से बनती है, अदरवाइज कास्टिंग अलग से इंडस्ट्री होती है, वहां लगता है फर्नेस लोहे को पिघालने के लिए। इवन पहले के जमाने में तो ये चूड़ियां या कांच का सामान बनता है ना, फिरोजाबाद वगैरह में बनता है कांच का सामान, वहां होते हैं बड़े बड़े फर्नेस। अब तो कोल से नहीं, अब तो वो फ्यूल से होते हैं, बाकी पहले कोल से फर्नेस होते थे। वो फर्नेस में स्टार्ट करने के लिए आपने मान लो एक बार 2000 रुपए का कोयला डाला। अब आपने एक बार फर्नेस जब स्टार्ट करी, आपने उसमें कोयला डाला 2000 का, उसके बाद वो फर्नेस एक बार प्रॉपर टेम्परेचर में आ गया, थोड़ा थोड़ा उसमें आप कोल ऐड करते रहो, कोल ऐड करते रहो, वो बना रहता है। आपको थोड़ा थोड़ा फ्यूल ऐड करते रहना पड़ेगा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये जो कॉस्ट लगी है 2000 रुपए की, अब जैसे एक बार हमने फिर मशीन बंद कर दी, फिर से हमने स्टार्ट की 8 दिन 10 दिन बाद, तो फिर से क्या करना पड़ेगा? फिर से 2000 रुपए का कोयला डालना पड़ेगा और फिर बाद में फ्यूल डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। ये कॉस्ट कौन सी हो रही है? स्टार्टअप कॉस्ट। अब देखिए, आप यदि आपको साल भर में 1 लाख ग्लास के आइटम बनाने हैं, 1 लाख पीस ग्लासेस के बनाने हैं, कोई ग्लास का कोई पीस है, कांच का कोई सामान है, 1 लाख पीसेस बनाने हैं आपको। आप फर्नेस स्टार्ट किए 2000 में, पूरे 1 लाख पीस बनाकर बंद करो, पूरे 1 लाख पीस बनाओ फिर बंद करो, तो फर्नेस की कॉस्ट एक। आपने एक बार फर्नेस स्टार्ट किया, पूरा 1 लाख पीस बना के फर्नेस बंद किया, तो ये कॉस्ट एक बार लगी। यदि आप 50 के लॉट में बनाते हो, बनाया 2000 रुपये खर्च किया, 50 बनाया फिर मशीन बंद कर दी, 3 महीने मशीन बंद है, 4 महीने मशीन, फिर से 2000 लगाया, फिर से बना लिए 50,000 पीस। कम करी तो आपका फर्नेस की कॉस्ट बढ़ गई। यदि अपनी लॉट साइज आप 10 कर दोगे तो क्या होगा? एक बार में 10,000 बनाओगे तो क्या होगा? कितनी बार फर्नेस चालू करना पड़ेगा? 10 बार। तो आपकी स्टार्टअप कॉस्ट 10 बार लगेगी। इसी को बोलते हैं स्टार्टअप कॉस्ट, इसी को बोलते हैं सेटअप। मशीन को प्रोडक्शन के लिए सेट करना, इसी तरह की कॉस्ट को कहते हैं सेटअप कॉस्ट। अब ये यदि आपका जो रन साइज है, ये क्या करते हैं? 20 बार में 20 यूनिट बनाते हैं, 20 यूनिट बनाते हैं एक बार में, एक रन में, एक लॉट में, एक साइज। अब यदि 800 बनाई है ए, तो इसके लिए नंबर ऑफ सेटअप्स 40 रहे हैं। ये नंबर ऑफ सेटअप पर कौन सी कॉस्ट डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ सेटअप पर कौन सी कॉस्ट डिपेंड है? सेटअप कॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है? ये सेटअप कॉस्ट, स्टार्टअप कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ सेटअप्स। जितने ज्यादा सेटअप होंगे ये कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। स्टोर रिसीविंग, स्टोर रिसीविंग के लिए बेस किसको बनाना है? दे रखा है क्वेश्चन है, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन स्टोर डिपार्टमेंट। तीसरा क्या है? अच्छा, मेटल हैंडलिंग के लिए क्या दिया है? अब ये हैंडलिंग लिखा अजीब है, किया कुछ और है। मेटेरियल हैंडलिंग लगता है रिगार्डिंग रॉ मेटेरियल हैंडलिंग, लेकिन उन्होंने उसका बेस किसको बना दिया? ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। कौन से ऑर्डर?
इसका मतलब ये हैंडलिंग कब हो रही है, खरीदते वक्त या बेचते वक्त? बेचते वक्त जो हैंडलिंग हो रही है उसको बोलना था, उन्होंने उसको बोल दिया है मटेरियल हैंडलिंग। पर ये मटेरियल से मतलब रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश गुड्स वाला प्रोडक्ट है जिसको कह दिया मटेरियल हैंडलिंग। उसके लिए रेशियो किस, उसके लिए बेस किसको बोला है? ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। कौन से ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर या परचेज ऑर्डर? सेल्स ऑर्डर, क्योंकि परचेज ऑर्डर दिए ही नहीं है। इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ रन, जितने इंस्पेक्शन और जितने रन उतनी बार वो चेकिंग करते हैं। यदि प्रोडक्ट बन रहा है 10,000 के लॉट में, 10,000 बनाया एक सेटअप में, एक रन सेटअप या रन, तो इंस्पेक्शन भी कितनी बार हुआ? मतलब इसका 10,000 यूनिट। यदि 10,000 के लॉट में बनाएंगे, जैसे हमको कुल 1 लाख बनानी है और 10-10 के लॉट में बनाएंगे तो इंस्पेक्शन कितनी बार होगा? 10 बार। और जब इसको बढ़ा दे 20 बार, 20,000 बनाएंगे एक बार में, तो हमारे नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस 5 ही होंगे। यानी ये हर लॉट की इंस्पेक्शन करते हैं। तो इन्होंने कहा इंस्पेक्शन कॉस्ट का बेस किसको बनाओ? नंबर ऑफ रन्स को बेस बनाओ। सेटअप के लिए नंबर ऑफ सेटअप बोले, नंबर ऑफ रन। अब देखिए एक्टिविटी कितनी? 4। कॉस्ट ड्राइवर चारों के दिए हैं या निकालने हैं? दिए हुए हैं। चारों के ओवरहेड लगभग मान लें लगभग दिए हुए हैं। चारों के कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम भी लगभग क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ रन दिए हुए हैं, ये निकल जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर दिए हैं और नंबर ऑफ रिक्वेजिशन वो भी 40-40 सभी की दे रखी है। यानी कॉस्ट ड्राइवर भी ऑलमोस्ट दिए हुए हैं। बस हमको एक रिकवरी रेट निकालनी है चारों की और बाद में उस रिकवरी रेट को चारों प्रोडक्ट पर अप्लाई करना है। चलिए मैं शुरू कर सकता हूं क्वेश्चन। क्या आपको लग रहा है कि काफी कुछ क्लियर है? चलिए तो पहली स्टेप क्या होगी? स्टेप फर्स्ट, वो ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए। चलिए लिखें स्टेप। अच्छा इसमें पहले एक काम करें, वर्किंग नोट पर अभी लगेगा समझ में, आपको समझ में आएगा नहीं कि वर्किंग नोट किस किस के बनाने हैं। क्या आ जाएगा? पहला वर्किंग नोट नंबर 1। इवन एग्जाम में भी आप पहले वर्किंग नोट बना सकते हो यदि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो। और वर्किंग नोट आपके खराब बेढंग के बनते हैं तो उसको आप हमेशा बाद में बनाइए। वर्किंग नोट नंबर 1 किसका बना लें? क्या चीज नहीं दी? पहले ओवरहेड का कलेक्शन करना है या दिया हुआ है? करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन मेंटेनेंस के ओवरहेड को चारों में बांटना है ना। तो पहले कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। एक्टिविटी नंबर 1 कौन सी है? हाँ पहली एक्टिविटी कौन सी है? क्या सेटअप दिया है? क्वेश्चन है पहली एक्टिविटी सेटअप। सेटअप। दूसरा है स्टोर रिसीविंग। तीसरी मटेरियल हैंडलिंग। और फिर डिस्पैच, हैंडलिंग एंड और चौथी इंस्पेक्शन। सेटअप हो गया, स्टोर रिसीविंग हो गया, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच हो गया और इंस्पेक्शन हो गया। 4 एक्टिविटी है। अब सपोर्टिंग नीचे लिखेंगे ना, वो सीधे बांट देंगे। ओवरहेड्स जो गिवन है, सेटअप के 40,000 गिवन है, स्टोर रिसीविंग के 20,000 गिवन है, हैंडलिंग के 23 गिवन है और इंस्पेक्शन के 12 गिवन है। अब यहां पर मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट किस रेशो में? 2:2, 2:1 के रेशो में। ये सर्विस एक्टिविटी है, इसके ओवरहेड आपको दे रखे हैं। इसके ओवरहेड कितने दिए हुए हैं? 70,000। इसको बांटना है किस किस में? 28,000 किस में? सेटअप में 28 बांट दिया, स्टोर में भी 28 बांट दिया, इंस्पेक्शन में 14 बांट दिया।
ये हो गया ओवरहेड का कलेक्शन 68,000 48,000 23,000 एंड 26,000। यदि एग्जाम में आपके पास टाइम ना हो या जैसे क्वेश्चन कम मार्क का है, मान लो ये क्वेश्चन 8 मार्क का आया, तो इसको आप वर्किंग नोट मत मानो, मेन सॉल्यूशन मान लो, यही डिवाइड कर दो इसको कॉस्ट ड्राइवर से, तो नीचे क्या आ जाएगी, रिकवरी रेट आ जाएगी। और यदि यही क्वेश्चन आ जाए आपका 12 मार्क का, तो आपको फिर इस पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो डिपेंड करेगा कितने मार्क का है, उसके हिसाब से वर्किंग बने आके। इसको हम चाहें तो यहीं पे क्या कर सकते थे, यहीं पर ही हमारा मेन सॉल्यूशन बना लेते और क्या लिखते थे, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, और इसको किससे डिवाइड कर देते, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से, तो हमारी रिकवरी रेट वैसी आ जाती। पर मैंने ये मानकर कि ज्यादा मार्क का क्वेश्चन है तो ये हमारा वर्किंग नोट हो गया। इसको हम अभी फिर से लेंगे, ये हमने ओवरहेड कलेक्ट कर लिए, ये हमारा कलेक्शन निपट गया। वर्किंग नोट नंबर 2, क्या कुछ कॉस्ट ड्राइवर निकालना पड़ेगा, क्या कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, प्रोडक्ट ए बी सी डी हैं, यहां दिया है आउटपुट 800, 620, 500 और 550, ये है आउटपुट इन यूनिट्स। और यहां रन साइज सभी में 20 है, क्या 20 20 20 20। नंबर ऑफ रन 40, 31, 25, 20, 1, 23.5। क्या 0.5 है तो फ्रैक्शन को लूं, ये राउंड करूं, इसको फ्रैक्शन में चलने दे, मैं बता दूंगा इसको क्यों, यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो, कि हम फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको भी सही ले सकते हैं। 123.5 बता दूंगा मैं, चलिए। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन फ्रैक्शन में कैसे होंगे, मेरी बात सुनिए, क्या आप इसका जवाब सुनना चाहेंगे? पहली बात तो क्वेश्चन समझ में आया तब तो जवाब समझ में आएगा ना। क्या क्वेश्चन है कि क्या नंबर ऑफ रन्स या तो 123 होंगे या 123 या 124, 23.5 तो रन होता ही नहीं है, हर बार में 20 ही बनती है, ऐसा तो होगा नहीं 10 बना के छोड़ देंगे, होगा क्या, हम जो इस बार खर्चा लेने वाले हैं 123 रन का, ये बात जरूर है, जैसे हमको ये जो ओवरहेड दे रखे हैं, ये जो ऊपर दे रखा है ओवरहेड, वो कितने पीरियड का है, वो ओवरहेड कितने टाइम पीरियड का है, ऊपर दिया ना ओवरहेड आपको, ये है सेटअप 68,000, ये सेटअप कॉस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की होती है ना, एक साल की मान ले, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की होती है हमेशा कॉस्ट, क्योंकि हम जब अकाउंटिंग करते हैं कॉस्ट कहां से लाएंगे, अकाउंटिंग से, और अकाउंटिंग हमेशा फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड होती है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ही ओवरहेड है 68,000। मैं आपको समझाने के लिए एक चीज बताता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे मेरी बात सुनिए, मैं आपको आईपीसी की तरफ ले जा रहा हूं, मतलब हम जो डुबकी लगा रहे हैं आईपीसीसी में, ये गोता कहीं महंगा साबित ना हो जाए, कि कहीं ये डुबकी ऐसे ना हो कि हम वहीं रह जाएं, वापस ऊपर आ ही नहीं पाए, वो ईओक्यू वाला फंडा, ठीक है। आपका मान लीजिए आपका एनुअल रिक्वायरमेंट और आपको मैं देता हूं ईओक्यू,
और लेता हूं कॉस्ट पर ऑर्डर। कॉस्ट पर ऑर्डर मान लीजिए हमारा EOQ 500 यूनिट का है कि एक बार में हम 500 मंगाते हैं, और हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मान लीजिए हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर 2000 रुपया है। और एनुअल रिक्वायरमेंट मैं थोड़ी जानबूझकर से लाता हूं, आपको साल भर में यदि मैं लाता हूं, आप कीजिए 15 इंटू 5 100, 7.5 ना, 500 इंटू 15 साढ़े, मैंने यहां पर एनुअल रिक्वायरमेंट ली है 7,750। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, मैंने रिक्वायरमेंट ली 7,750। 7,750 कच्चा माल साल भर में मंगवाना है। एक बार में हमारा ऑर्डर 500 का होगा। ये आ गए नंबर, एक बार में 500 मंगाओगे तो 7,705 मंगाने के लिए कितने ऑर्डर भेजने पड़ेंगे? 15 पॉइंट। क्या ऐसा होता है कि 15.5 ऑर्डर भेजें? ऑर्डर या तो 15 होते हैं या 16 होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि आप 15.5 ये है आपका नंबर ऑर्डर, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट प्रति ऑर्डर गुणा कर दो। ये ऑर्डर प्रैक्टिकली 15 होते हैं या 16 होते हैं? पर मैंने कहा था या आपने पढ़ा होगा, कितना आया? अब आप कहेंगे कि आपने ऑर्डर 15.5 कैसे लिए, या तो 15 लो या 16 लो। तब मैंने समझाया था या आपने समझा होगा, वो देखिए आपने 15 ऑर्डर किए, 15 ऑर्डर किए, 15 ऑर्डर में कितना, एक बार में कितना मंगाया? 500। कितना माल आ गया? 7.5 आ गया। खर्चा कितना हो गया? 30,000। ये पहला 15 ऑर्डर, ये है ऑर्डर्स, ये है EOQ साइज ऑफ ऑर्डर, ये है आपका रिसीविंग। कितना माल आ गया? 7.5 आ गया। खर्चा कितना हो गया? एक ऑर्डर पर 2,000, तो 15 ऑर्डर पे 3,000, 30,000। अब आपने 16th ऑर्डर और भेजा, 16वां ऑर्डर, आधा नहीं पूरा, कितने का? 500 का। इस पर खर्चा कितना लगा? 2,000। अच्छा, इस 5 में मंगाया 500, पर हमें आवश्यकता कितने की है? हमारी कहां गायब हो गया? हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी? 7,700। अभी हमने 15 ऑर्डर में कितना मंगवा लिया था? 7,500। 16वें ऑर्डर में कितना मंगाया? 16वें ऑर्डर में 500। अब 16वें ऑर्डर का खर्चा कितना? लेकिन इस 500 में से इस साल कितना काम आएगा? आधा। तो 250 तो इस साल काम लेंगे, और 250 कहां काम लेंगे? इस 16वें ऑर्डर का खर्चा आया 2,000, उसमें से आधा माल इधर यूज करेंगे, आधा अगले साल। तो 2,000 के खर्चे का बर्डन भी आधा इस साल डालेंगे, आधा। तो बताइए हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई? 15.5 ऑर्डर की या 15 या 16? कितने ऑर्डर की कॉस्ट है ये? आप देखिए हमने जो किया था ना 15.5 इंटू 2,000, सही है कि नहीं? मतलब ये ऑर्डर फ्रैक्शन में है तो भी हमने इसको लिया कि नहीं लिया? ऐसे ही वहां क्या कुछ कनेक्शन बैठा? अब मैं इसको बताऊं उधर, अब इधर बताऊं आपके लिए कि ये 27.5वां लॉट साइज जरूर है। 27 के बाद कौन सा लगेगा? 28 लॉट में माल बनेगा पूरा, पर उसका खर्चा क्या करेंगे? आधा तक कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो हम तो ये मानेंगे कि हमारी जो और ये ऊपर दे रखी है सेटअप कॉस्ट, ये सेटअप कॉस्ट इस वर्ष की है। ये कितने ऑर्डर की है, कितने सेटअप की है? 127 या 128 की। ये है सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर। समझा इसको भी मैं? ये 68,000 सेटअप कॉस्ट कब की है? इस वर्ष की। इस वर्ष में ये खर्चा, ये ओवरहेड इस वर्ष के है। ये हमने कुल बेचेस कितनी आ रही है? 123.5। अब एक्चुअल में 123 तो रही होगी, 123 तो रही होगी, और फिर 124 भी बेच रही होगी, बराबर। इसमें प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? एक बार में 20। उस पर हमें इस साल कितना चाहिए? 10 कहां बेच देंगे? तो हम ये जो 124वीं बेच है, इसका जो खर्चा है, इसकी जो सेटअप कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट यहां तो ली 123 लॉट की, 124वें लॉट की सेटअप कॉस्ट कितनी इधर लूं, कितनी अगले साल लूं?
आधी 0.5 की इधर, 0.5 की इधर। तो बताइए इस वर्ष जो सेटअप कॉस्ट लगी है, इस वर्ष की सेटअप कॉस्ट कितने बेच के लिए लूं? 124 या 123? समझ में आ रहा है आपको? तो हमने ऐसा माना है कि जो हमें ये जो कॉस्ट दे रखी है इस बार की, ये सेटअप कॉस्ट, बताइए ये कितने ऑर्डर, कितने सेटअप की है? 123.50 की है। चलिए, ये तो हमारे हो गए नंबर ऑफ सेटअप्स। आगे बढ़ते हैं और बोलिए, कोई और निकालना है? 2 वर्किंग बने, अब क्या करें? स्टेटमेंट ऑफ, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो मैंने बताया इतनी देर तक इसका क्या नतीजा निकला। कितने बच्चों को समझ में आया कि सेटअप 123.5 आ रहे तो सही है? बराबर समझ में आया आपको? ऐसा नहीं कि उसको 124 ले लेंगे, बराबर। स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड, स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड रेट, स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड रेट। चलिए बनाएंगे हम। इसमें नंबर 1 कॉलम का क्या होगा? कॉलम नंबर 1 एक्टिविटी, नंबर 2 कॉलम, यस, हर एक्टिविटी का क्या कॉस्ट ड्राइवर होता है? ओवरहेड्स। नंबर 4 वॉल्यूम ऑफ, जगह है हमारे पास यहां पर ओवरहेड्स। नंबर 4 में कॉस्ट ड्राइवर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, और लास्ट में रेट। पहली एक्टिविटी सेटअप, इसका कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ रन्स, मैं लिख नहीं पा रहा हूं नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, शॉर्ट पे लिख दिया नंबर ऑफ रन्स। इसके ओवरहेड हमने निकाल रखे हैं 68,000, 123.50 रन्स आया समझ में? 550.60। हमने माना है कि ये जो हमें ओवरहेड दिए हैं ये कितने रन के हैं? 124 के या 123.5 के? एक्चुअल में इस साल कितना रन स्टार्ट हुए होंगे? 123 भी स्टार्ट हुए होंगे और 124वां भी शुरू हो गया होगा, लेकिन उसका प्रोडक्शन जो 20 हुआ होगा उसमें आधा इस साल कम आएगा, आधा तो उसके आधे ओवरहेड 124वें लॉट के 124वीं बेच के आधे ओवरहेड इसमें जुड़े होंगे, आधे कहां जुड़े होंगे? तो ये जो खर्चा है ये तो 123.50 लॉट का है, ये हमने माना है। बाकी मानने वाला कुछ और भी माने तो हम क्या करें, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बता दिया उसको आईपीसी से कनेक्ट करके। अच्छा, अब अगली एक्टिविटी है स्टोर रिसीविंग। स्टोर रिसीविंग, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस, खर्चा 48,000 और नंबर ऑफ रिक्विजिशन 40 40 40 सबकी दे रखी है। 160.00 रिक्विजिशंस, 300। मेरे पास जगह नहीं है, मुझे लिखना चाहिए जैसे ये 550 पर रन था, प्रोडक्शन रन, और ये है पर रिक्विजिशन। चलिए अगली एक्टिविटी मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग, हैंडलिंग एंड बस वही है। अच्छा, आगे इसका नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये कौन से वाले ऑर्डर्स हैं? सेल्स ऑर्डर। खर्चा कितना? 23,000। कितने सेल्स ऑर्डर? 240। वो क्वेश्चन है सीरीज से दे रखे ना, 247 ऑर्डर्स, 93.12 पर ऑर्डर। एक ऑर्डर आने पर इतना खर्चा होता है। ये एक्चुअली ऑर्डर हैंडलिंग खर्चा लिखना चाहिए था,
ऑर्डर हैंडलिंग, सेल्स ऑर्डर हैंडलिंग, कस्टमर हैंडलिंग, इनवाइसिंग सॉर्ट ऑफ। अब इंस्पेक्शन एक्टिविटी है, नंबर ऑफ रन। इनका मतलब मानना है कि जितनी बार एक लॉट बनता है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। 26,000 का तो ओवरहेड है और 123.5 रन्स हैं। 110.53 पर रन। इस स्टेटमेंट के अलग से मार्क्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारी निकल गई ओवरहेड रिकवरी रेट। बस हमें इस रेट को अब अप्लाई करना है। अच्छा, ये रेट निकाल ली अपन ने। चलिए अब हमें उन्होंने जो पूछा है, इस हमारा वर्किंग हो गया। अब हम क्या करते हैं? अच्छा, अभी एक और बचा है ना। चलो अब तो हम आंसर निकालते हैं। आंसर फर्स्ट क्या है उनका? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग मशीन आवर। ठीक है, उन्होंने कॉस्ट, तो अब हम निकालते हैं उसका आंसर नंबर 1। आंसर क्या है, ए या 1? क्या है आंसर? ए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यूजिंग मशीन आवर, मशीन आवर बेसिस पर, मतलब ट्रेडिशनल। अब यहां पर प्रोडक्ट 4 है, प्रोडक्ट ए, बी, सी एंड डी। 4 प्रोडक्ट हैं। चारों की हमको क्या उन्होंने पूछी है? कॉस्ट टोटल या पर यूनिट? टोटल कॉस्ट पूछी है क्या? जरा देख लीजिए क्या पूछी है। टोटल कॉस्ट। तो यहां डायरेक्ट मटेरियल प्रति यूनिट दिया हुआ है। प्रति यूनिट कितना? 30 रुपीज प्रति यूनिट। ऐसा कितनी यूनिट का लिए चाहिए? 800 यूनिट के लिए कितना हो गया? 24,000। प्रति यूनिट पूछा होगा तो पर यूनिट ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कटेंगे। और टोटल पूछा है तो टोटल निकालना पड़ेगा। हाँ, इधर मटेरियल कितना बोलिए? यूनिट 620 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल कॉस्ट प्रति यूनिट 32। बोलिए 19,000, 19,840 हो गया डायरेक्ट मटेरियल। ऐसे बोलते हैं सी का भी 14,000 और 14,900 था। 14,000 और 20,900। डायरेक्ट लेबर भी लिखते जाएंगे हम। वो भी हमको प्रति यूनिट दी है, उसको नंबर ऑफ यूनिट को ना करके मुझे अमाउंट बोलते जाइए सीधा सीधा। 4,000, 3720, 3720, 3,500 और 4,400। ये प्राइम कॉस्ट, चूंकि आगे भी यूज करनी है, इसको निकाल दो, चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे एबीसी। प्राइम कॉस्ट दोनों में, क्योंकि हमारा एबीसी ओवरहेड की सिस्टम का चेंजेस है। ओवरहेड रिकवरी, डायरेक्ट कॉस्ट तो दोनों जगह सेम होती है, तो प्राइम कॉस्ट दोनों में सेम होती है, चाहे एबीसी हो चाहे ट्रेडिशनल। ये आ गया 28,000, 23,560, 17500, 25,300। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स या ओवरहेड्स। इसका बेसिस क्या है? इनका मशीन आवर एज ए बेसिस है, तो ओवरहेड को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मशीन आवर से। क्या मशीन आवर दिए हैं या निकालने पड़ेंगे?
पर यूनिट दिए हैं पर टोटल नहीं दिए, तो क्या करें? या ऐसा करते हैं, अब निकालना चाहिए वर्किंग नोट में, एक वर्किंग नोट हमको पहले बना लेना चाहिए था। तो यहां पर एक काम करते हैं, ओवरहेड्स कितने, ओवरहेड टोटल चाहिए या ब्रेकअप चाहिए? तो ओवरहेड का टोटल करो, 1,65,000 डिवाइड बाय मशीन वर्क का टोटल निकालना पड़ेगा। मैं वर्किंग बनाऊं या बना लेंगे? बनानी तो पड़ेगी, बना दो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट मशीन वर्क की कैलकुलेशन, प्रोडक्ट ए की, बी की, सी की और डी की, चारों का हमको चाहिए। इसकी यूनिट है 800, इसकी यूनिट है 620, इसकी यूनिट है 500 और इसकी 550। इसकी एक यूनिट में 3 घंटा, इसमें 4 घंटे, इसमें 5, इसमें 6 घंटे, 2400 घंटे, 2480, 2500 घंटे और 3300 घंटे, 10,680 घंटे लगेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 10,680, क्या आ गया? 15.45 पर मशीन आवर। ये रिकवरी रेट हमने यही निकाल दी। अब यहां किसी एक का भी दिखा दिया ना, तो चारों का दिखाने की जरूरत नहीं है। 15 रुपया 45 पैसा हम चार्ज करते हैं 1 घंटे की मशीन का। अब चाहे ओवरहेड किसी भी नेचर का हो, हमारा रेट तय है। हमने सारे ओवरहेड को जोड़ लिया, 1,65,000 आए हैं सारे ओवरहेड। हमने सारे ओवरहेड्स को मशीन आवर से कनेक्ट कर दिया। मशीन आवर रेट आ गई 15.45 पर मशीन आवर। ए प्रोडक्ट में 800 घंटे लगे, नहीं 2400 घंटे लगे ना, 2400 घंटे लगे मशीन के, 2400 घंटे लगे मशीन के, और 1 घंटे की रिकवरी रेट 15.45 है। 1 घंटा मशीन का 15.5 रुपया लगता है, तो 2400 घंटों का 37,080, 37080। इधर अब आपको ये वर्किंग बार बार दिखाने की जरूरत नहीं, बहुत टाइम लगेगा, आप सीधे अमाउंट दिखाते जाओ। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सही कर रहे हो। 38316, 38625, 50979। चाहे एक्टिविटी बेस्ड हो चाहे ट्रेडिशनल, ओवरहेड तो दोनों में सेम रहता है, ओवरहेड का अमाउंट सेम रहता है, सिर्फ रिकवरी का अमाउंट बदलता है। ओवरहेड यहां भी 1 है, वहां भी 1 है। गलत है क्या? लास्ट वाला गलत है, बोलिए। अच्छा, टोटल करने के बाद लगभग वो बैलेंसिंग भी कर लिया होगा उन्होंने, राउंड अबाउट करने के लिए, ठीक है। ये आ गया टोटल कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल, टोटल कॉस्ट आ गया ना टोटल। अरे प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्टरी वेट मिलाकर टोटल आएगा ना, उन्होंने पूछी तो टोटल कॉस्ट है ना अपने से। कितना आया? 65,080, 61,876, 56,125, 76,279। यह है टोटल कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल प्लान। अब क्या पूछा उन्होंने? अच्छा, अब आंसर बी, आंसर बी, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ब्रैकेट में एबीसी, एज पर एबीसी प्लान। फिर से वही प्रोडक्ट ए, बी, सी और डी। प्राइम कॉस्ट वही रहेगी या बदल जाएगी? तो प्राइम कॉस्ट तो वही रख दो, 28 एज इट इज, 28,000, 23,560, 17,500,
17,500 ये क्या, और 25,300, ये प्राइम कॉस्ट हमने एज इट इज रख दी, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है और डायरेक्ट कॉस्ट दोनों में सेम होती है। फर्क सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है, वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल अमाउंट दोनों में सेम रहता है, सिर्फ रिकवरी सब में अलग अलग होती है। यहां पर ज्यादा लॉजिकल रिकवरी होती है, तो हम जानते हैं। अब जोड़ना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, या ओवरहेड जो भी उन्होंने कहा है, ओवरहेड्स। जहां हमने ट्रेडिशनल में सिर्फ एक रेट लगाई थी, यहां एक नहीं बल्कि 4 रेट लगेगी, बस ये फर्क है। यहां एक रेट की बजाय 4 रेट लगाएंगे। हम लिखते जाएंगे लाइन बाय लाइन। नंबर 1 कौन सी एक्टिविटी, सेटअप। सेटअप एट द रेट ऑफ 300 एंड नहीं 550.60 पर रन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रन्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। सेटअप कॉस्ट के लिए 550.60 पर रन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रन, ये हमारा फॉर्मूला लिख दिया। अब चूंकि फॉर्मूला लिख दिया तो इसका फिर पूरा डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं। एक के कितने रन है, एक ही रन 40, एक रन का 550 रुपया, 550.6, तो 40 रन का 22024। बी के कितने रन, बी के 31 रन, ध्यान है 31 इंटू 550.60, 17069। ये कैसे आया दिखाने का ना हमारे पास टाइम होता है ना जगह होती है, बहुत हौच-पौच होगा, तो वो आपको कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा सही सही। और आपको लगता है कि कैलकुलेटर पे आप गलत करते हो तो फिर नीचे लिखो बराबर, पहले रन लिखो मल्टीप्लाई बाय रेट करो, करके बताऊं क्या। अच्छा तीसरा 13,765, 15,142। इतना इजी चैप्टर है, गुणा भाग के अलावा कुछ नहीं इसमें। पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करते रहो। सेकंड एक्टिविटी स्टोर रिसीविंग, हम जानते हैं बराबर आने वाला है एट द रेट ऑफ 300 पर रिक्विजिशंस, 300 रुपया पर रिक्वेशन। और चारों में रिक्वेशन 40 40 40 है ना, 40 इंटू 300 कितना हो गया, 12,000, 12,000, 12,000 और 12,000। ये आ गया स्टोर रिक्विजिशंस। तीसरा मटेरियल हैंडलिंग एट द रेट ऑफ 93.12 पर ऑर्डर, यानी सेल ऑर्डर। अब ये निकालने पड़ेंगे अपने को, ये थोड़ा लिख देना चाहिए अपने को, यहां पर निकाले नहीं ना अपन ने। कितना माल बेचेंगे, 800, 800 डिवाइड बाय 10, कितने ऑर्डर, 80 ऑर्डर, मल्टीप्लाई बाय 93.12, 7450। कहां इसका वर्किंग नोट फिर से बनाते, यही दिखा दिया। 800 बेचेंगे, एक लॉट में 10 बिकता है, तो कुल सेल्स ऑर्डर 80 आए होंगे। एक ऑर्डर का खर्चा 93 रुपया, तो 80 ऑर्डर का कितना, ऐसे आप बस लिखते जाओ। पर आपको एग्जाम में गड़बड़ होगी तो यहां करो। दूसरे में कितने ऑर्डर, 620 डिवाइड बाय 10, मतलब 62 ऑर्डर्स, 5773, 4656, फिर 5121, बस ये आ गया मटेरियल हैंडलिंग। नंबर 4 इंस्पेक्शन एट द रेट ऑफ 123.5 पर रन। गलत है ये, हाँ 200 पॉइंट पर रन। इनटू क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ रन्स, हाँ 84212526 ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। उन्होंने पर यूनिट पूछा होता, पर यूनिट, तो इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ता, पर टोटल पूछी उन्होंने कितना 7789, ऊपर वो भी है ना प्राइम कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में लिख तो रहा हूं, टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग प्राइम कॉस्ट 77895 इंक्लूडिंग प्राइम कॉस्ट 64928 53184 63335 63353 63353 ये आ गई टोटल कॉस्ट अंदर ट्रेडिशनल। अब ये तो खैर दोनों से निकल गई। अब क्या पूछा उन्होंने, दोनों में डिफरेंस और कमेंट। डिफरेंस किसमें पूछा है, ट्रेडिशनल एबीसी या टोटल कॉस्ट में डिफरेंस पूछा है? डिफरेंस ओवरहेड का पूछा है या टोटल? वैसे वही फर्क आना है, दोनों में प्राइम कॉस्ट तो सेम है। चलो आंसर सी, प्रोडक्ट ए बी सी और डी। ओवरहेड्स एज पर मशीन आवर, एज पर मशीन आवर कितने 37080 था ओवरहेड एज पर मशीन आवर। इधर 38316 बी में था, 38625 सी में था, 5097 डी में था, 5097 ये था डी में। ये फर्स्ट लिख देते हैं। अब सेकंड जगह छोड़कर एस पर एबीसी 49895, सिर्फ आपको लेना है ओवरहेड्स 4137 35684 38053। अंडर या ओवर रिकवरी इन मशीन बेसिस। आज इसमें से सही किसको मानते हो, एबीसी को। ये रिकवरी सही है गलत है, तो यदि रिकवरी कम हुई तो हम क्या कहेंगे, अंडर रिकवरी। कितनी अंडर रिकवरी रही है ट्रेडिशनल में, 12815 30 ओवर 2941, यहां भी ओवर 12926। इतना भी लिख दिया तो समझ लिए कमेंट का आधे से ज्यादा काम तो आपका इसी में हो गया कि बस डिफरेंस दिखा के आ गए, यही आधा कमेंट का बेस हो गया। आपको डिफरेंस दिखा के आना है दोनों में। पहली बात तो उन्होंने सिर्फ डिफरेंस पूछा है या कमेंट भी पूछे हैं, कमेंट पूछे हैं। तो देखिए
कहां अमाउंट सिग्निफिकेंट है अंडर या ओवर रिकवरी का? ए और डी में अमाउंट सिग्निफिकेंट है और बी और सी में उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना कि ए और डी में है। ए में ओवरहेड कम चार्ज किए गए और डी में ओवरहेड बहुत ज्यादा चार्ज कर दिए गए हैं। अंडर मशीन आवर बेसिस बहुत ज्यादा ओवरहेड चार्ज कर दिए गए। अब यहां पर जो कमेंट है, जो हमने बेसिक में थोड़ा बहुत सीखा है, बताइए यदि यहां पर ओवरहेड ज्यादा चार्ज कर दिए गए हैं तो इसका क्या इंपैक्ट आता है? मैं आपकी बात को विथ मतलब कुछ गलत भी बोलूंगा, फिर बाद में हम सही कमेंट की तरफ आ जाएंगे एजम्पशन लगाते हुए। चलो आप यदि क्या बोलते हैं कि यदि हमने ओवरहेड ज्यादा चार्ज कर दी है डी में, इसका मतलब क्या हुआ? हमने कॉस्ट बढ़ गई है। यदि आप ऐसा कहते हैं कि कॉस्ट बढ़ गई है तो मैं आपको गलत नहीं कहूंगा, पर हाँ उससे सेल कम होगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि आपने ओवरहेड ज्यादा चार्ज कर दिए और ज्यादा चार्ज करने से आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ गई और आपका सेल कम हो गया, और सेल कम होने से आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। मार्केट से आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पाए। इस रेट पे क्यों खरीदेगा जब मार्केट में इसका सब्स्टिट्यूट कम रेट पे अवेलेबल है? तो कोई आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही क्यों? या आपका स्टॉक पे रह जाएगा। ये दिक्कत है। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो आपका एजम्पशन क्या है? यदि आप कहते हैं कि ओवर रिकवरी से कॉस्ट बढ़ गई, उससे सेलिंग प्राइस बढ़ गई और फिर बाद में आपकी सेल नहीं हो पाई, कम हो पाई, मतलब यह है जो इस बोल रहे हैं कुछ हद तक ठीक ठाक है। नहीं, देखिए क्या मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस आप ही डिसाइड करते हो या मार्केट फैक्टर डिसाइड करता है? प्रोडक्ट की प्राइस कौन डिसाइड करता है, मार्केट फैक्टर या मैन्युफैक्चरर? गलत, आप ये भी गलत बोलते हो। मान लीजिए यदि कोलगेट टूथपेस्ट है तो क्या इसकी टारगेट प्राइस कस्टमर डिसाइड करता है? प्रोडक्ट की प्राइस कौन डिसाइड करता है? यदि कोलगेट का टूथपेस्ट पे प्राइस लिखा हुआ आता है कि नहीं आता है? किसने फिक्स की है प्राइस? हमने या कंपनी ने? लेकिन फिक्स कौन करता है? कंपनी करती है। कई केसेस में कंपनी करती है और कई केसेस में मार्केट फैक्टर भी करते हैं। कई बार जो हम ये ब्रांडेड प्रोडक्ट देखते हैं इनकी प्राइस कंपनी फिक्स करती है और कई बार अनब्रांडेड प्रोडक्ट है उसके अंदर मार्केट रेट देखकर वो अपना कम ज्यादा करते रहते हैं। तो देखिए यदि हम ये assumption लिख रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ज्यादा आ रही है और कॉस्ट बढ़ने से सेलिंग प्राइस बढ़ गई, मतलब आप क्या मान के चल रहे हो कि प्राइस डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है? हम है। तभी तो आपने माना कि हमारी कॉस्ट बढ़ने से, यानी आप, और देखिए आपको मैं बताऊं इसमें और भी बातें हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूं नहीं चलेगा, ठीक नहीं होगा, पूरा समझ लें। जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे प्राइसिंग पॉलिसी, चैप्टर आएगा प्राइसिंग, उसमें एक कई तरह की प्राइसिंग पॉलिसी होती है, उसमें से एक होती है कॉस्ट प्लस प्राइस। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, उसमें क्या होता है? इंडस्ट्री अपनी लागत में एक निश्चित मार्जिन जोड़कर अपनी प्राइस निकालती है, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। उसमें क्या करते हैं, इंडस्ट्री अपना मार्जिन तय कर लेती है कि मुझे मार्जिन इतना चाहिए, वो प्रति पीस में तय कर ले या कॉस्ट का 20% तय कर ले, वो अपना मार्जिन तय कर लेती है। बस क्या इंतजार किसका करती है? कॉस्ट का। जो उसकी वास्तविक लागत रही, जो उसकी कॉस्ट है, उसमें वो अपना फिक्स मार्जिन जोड़कर, निश्चित वाला मार्जिन जोड़कर निकाल देती है सेल प्राइस। अब यदि कॉस्ट ज्यादा आ गई तो यदि इंडस्ट्री कौन सी मेथड यूज कर रही है प्राइस निकालने की? कई सारी मेथड होती है, मैं बता नहीं सकता हूं आपको अभी, क्योंकि हमारा अभी प्राइसिंग नहीं है। प्राइसिंग में कई सारी मेथड होती है, उसमें एक होती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या करते हैं, इंडस्ट्री अपनी कॉस्ट में निश्चित मार्जिन जोड़ लेती है। यदि कॉस्ट बढ़ गई तो प्राइस बढ़ के आएगी, कॉस्ट कम आ गई तो प्राइस कम पहुंच जाएगी। ऐसा कब हो पाएगा? जब इंडस्ट्री पहली बात तो खुद प्राइस डिसाइड करती है और दूसरी बात कॉस्ट प्लस मार्जिन मेथड यूज करती है। तो यदि हम ये कहते हैं कि हमारी ओवरहेड की रिकवरी ज्यादा कम होने से कॉस्ट कम ज्यादा हो गई, मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये इंडस्ट्री कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड से अपनी प्राइस खुद फिक्स करती है। ऐसा एजम्पशन ले तो हम कह सकते हैं कि यहां इसकी प्राइस कम ज्यादा हो रही। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो देखिए
यहां पर जो अभी हमने कमेंट लिखना है, लिखेंगे यहां पर in traditional method of overhead recovery, there is a significant under recovery in product A and over recovery in product D है दोनों में, पर हम कमेंट कर रहे हैं सिर्फ ए और डी का क्योंकि यह ज्यादा है। ए में रिकवरी क्या हुई है, कम हुई है, और बी में डी में रिकवरी ज्यादा हुई है, ओवर रिकवरी। क्लियर? एंड ड्यू टू दैट देयर में बी अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग, कहां क्या हो सकता है? देयर में बी चांस ऑफ ए में क्या होगा, अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग? ए में ओवरहेड आपने क्या कर रखे हैं, कम चार्ज कर रखे हैं। ओवरहेड कम चार्ज करने से आपकी लागत कम आई है, लागत कम आने से आपकी प्राइस भी, तो देयर में बी ए चांस ऑफ अंडर प्राइसिंग of product A and overpricing of product D. Overpricing of product D. Assuming that company itself fixes its selling prices by, पहली बात तुमने क्या माना कि प्राइस कौन फिक्स कर रहा है? कंपनी खुद करती है, मार्केट फैक्टर नहीं। कंपनी itself fixes its selling prices by cost plus margin मेथड। कॉस्ट प्लस मार्जिन मेथड से कंपनी अपनी प्राइस खुद फिक्स करती है। यदि कंपनी खुद अपनी प्राइस फिक्स करती है तो उसके लिए क्या यूज, और वो भी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग से। तो यदि कॉस्ट ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, कॉस्ट कम तो प्राइस कम। इससे ज्यादा आपका कमेंट पढ़ने वाला वहां कोई नहीं। इसके हम और इम्पैक्ट नहीं बता सकते कि ओवर प्राइसिंग के क्या इफेक्ट होंगे, अंडर के क्या होंगे। इतना कभी कमेंट आपको 2 या 3 लाइन से ज्यादा कमेंट वो कभी उम्मीद नहीं करते आपसे। हमको पूरा नहीं बताना है कि अंडर ओवर प्राइसिंग के इम्पैक्ट क्या होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लेंदी था। अभी 15-20 मिनट बचे हो, नहीं हुआ। चलिए हम पढ़ेंगे आज, करेंगे। अच्छा, आज जो शीट मिली ना, आप आज पढ़ेंगे, कल करेंगे। बस पढ़ लेते हैं आज, फिर छुट्टी दे दूंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 देखिए। ए बैंक ऑफर्स 3 प्रोडक्ट, और बैंक अपने सर्विसेज को हमेशा प्रोडक्ट बोलते हैं।
मैंने भी बैंक की मीटिंग अटेंड की है। बैंक वाले अपनी अपनी जो नई नई सर्विसेज लाते हैं ना, उनको वो क्या बोलते हैं? अपना प्रोडक्ट। प्रैक्टिकली भी वो प्रोडक्ट बोलते हैं। ए बैंक ऑफर्स 3 प्रोडक्ट, दैट इज डिपॉजिट्स, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। ये बैंक पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, पब्लिक को लोन देता है और पब्लिक को क्रेडिट कार्ड इशू करने का काम करता है। 3 काम करता है, 3 तरह की सर्विसेज ये अपने कस्टमर को देता है बैंक। द बैंक हैज सिलेक्टेड फॉर एक्टिविटी फॉर ए डिटेल बजट। देखिए बैंक को भी क्या करना चाहिए? अपने कस्टमर से चार्ज करने के लिए कुछ तरीका यूज करना चाहिए, कुछ मेथड उसके पास होना चाहिए। देखिए जैसे बैंक के खर्चों के लिए, जैसे बैंक का चेकबुक एक्सपेंसेस, चेकबुक का खर्चा है, क्या इसको ऐसा करे डिवाइड बाय नंबर ऑफ अकाउंट्स? ये आ गया खर्चा पर अकाउंट। बैंक ने अपना खर्चा लिया कि बैंक को 6 लाख का खर्चा आया चेकबुक प्रिंट करवाने पर। अच्छा, बैंक में कितने अकाउंट है? बोले बैंक में है 500 अकाउंट या 5000 अकाउंट। तो क्या करा? क्या ऐसा ठीक है प्रति अकाउंट बराबर बर्डन डाले? क्या करना पड़ेगा? जो नंबर ऑफ चेकबुक ज्यादा लेता है उस पर ज्यादा कम। तो वहां बैंक को भी क्या करना पड़ता है? अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए एक सुटेबल बेस लेना पड़ता है। और वो बेसिस अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग होगा या सारी सर्विसेज के एक ही बेसिक होगा? जैसे मैंने कहा बैंक का खर्चा है चेक इशू एक्सपेंसेस, चेक इशू एक्सपेंसेस। इसके लिए बैंक को क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ चेकबुक इशूड। एक क्लाइंट साल भर में 200 चेकबुक इशू करवा जाता है और एक क्लाइंट सिर्फ साल भर में 1 चेकबुक ले जाता है, उससे काम चल जाता है। तो क्या दोनों से खर्चा बराबर लेंगे? नहीं। उसके अलावा ये हुआ चेकबुक का एक्सपेंसेस, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ चेकबुक्स। एक वो होता है ना स्टेटमेंट का खर्चा, स्टेटमेंट इशूड। बैंक को क्या करना पड़ता है? अपने कस्टमर को बैंक स्टेटमेंट इशू करना पड़ता है। एक तो ये होता है कि बैंक खुद अपने यहां से स्टेटमेंट जारी करता है सबको एक एक, पर कई बार कस्टमर क्या बोलता है? वो स्टेटमेंट बैंक क्या करता है? महीने में एक बार इशू कर दिया। और एक कस्टमर आता है बोले मुझे तो हर वीक का स्टेटमेंट चाहिए। तो बैंक को क्या करना पड़ता है? एक कस्टमर को महीने में एक बार और एक कस्टमर को महीने में 4 बार। तो ज्यादा स्टेटमेंट जो इशू करवाएगा उससे स्टेटमेंट इशू का खर्चा, मतलब बैंक को भी अपने अलग अलग खर्चों के लिए अलग अलग बेसिस से ओवरहेड चार्ज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे ओवरहेड को एक ही बेसिस से चार्ज करें। तो इसने अपने यहाँ क्या तय कर रखा है? नंबर 1, इसने अपनी खर्चों को, अपनी एक्टिविटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक्टिविटी क्या लिखा है? फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करने के लिए उसने अपने 4 एक्टिविटी उसने अपने यहां सिलेक्ट कर रखी है। द बैंक वांट्स टू नो द प्रोडक्ट प्राइस एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट करके टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी पर यूनिट फॉर द सिलेक्टेड एक्टिविटी, एंड सो दैट प्राइस में बी फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। किस कस्टमर से कितना चार्ज करें उसके लिए क्या करना है? देखिए बैंक की एक्टिविटी 4 है। अच्छा, कस्टमर सर्विसेज क्या क्या है बैंक की? एक तो डिपॉजिट, एक लोन और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। अब एक एटीएम सर्विस है। एक एटीएम कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इशूइंग स्टेटमेंट और कंप्यूटर इंक्वायरी। अब मान लीजिए एटीएम का जो खर्चा है, एटीएम का खर्चा, अब मान लो ये एटीएम का जो खर्चा है ये कितना डिपॉजिट वाले कस्टमर को, कितना लोन वाले कस्टमर को और कितना सीसी वाले क्रेडिट कार्ड वाले कस्टमर को बांटना है। उसके लिए क्या तरीका? नंबर ऑफ एटीएम इन्होंने, तो हम क्या करेंगे? हम एटीएम के खर्चे को डिवाइड किससे कर देंगे? नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन। और फिर हम चार्ज करेंगे किस कस्टमर से कितना ओवरहेड चार्ज करना है। देखिए एटीएम के लिए क्या बोला है? एटीएम एक एक्टिविटी है, एटीएम सर्विसेज। इसका खर्चा दिया है, मशीन मेंटेनेंस पर खर्चा कितना है? 4 लाख, ऑल फिक्स्ड। रेंट पर खर्चा 2 लाख, ये भी फिक्स है। करेंसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या होता है? करेंसी रिप्लेसमेंट
नहीं नहीं, एटीएम समझते नहीं आप लोग। एटीएम एटीएम में करेंसी रिप्लेसमेंट, मतलब करेंसी में जो इंडियन करेंसी रखी है एटीएम में, रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करो ताकि कोई अमेरिकन आ जाए तो उसको डॉलर लगे तो एटीएम से डॉलर निकल जाए, ऐसा। ये वो करेंसी ट्रांसलेशन है क्या है फिर ये? हाँ, अरे बैंक वाले जाकर करेंसी में नोट भरेंगे नहीं भरेंगे? बैंक की गाड़ी आती है, वो पैसा उठाती है, मशीन में डालती कि नहीं डालती है, और हर तीसरे चौथे दिन को पैसा खत्म हो जाता है, फिर बैंक को पैसा फिर से डालना पड़ता है, वही तो है ये खर्चा। ये करेंसी को बार बार मशीन में डालना पड़ता है, उसी खर्चे को क्या बोला है? करेंसी रिप्लेसमेंट। 1 लाख का खर्चा है। एक्सपेक्टेड टू बी डबल ड्यूरिंग बजटेड पीरियड, अभी वो 1 लाख है पर अगले साल वो 2 लाख होने वाला है। नीचे 7 लाख एक और दिया है। अच्छा, टोटल 7 लाख है क्या कि 7 लाख कोई अलग खर्चा है? टोटल है क्या? अच्छा छोड़ दो, इसको तो हम ले चुके। दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन। इस एक्टिविटी के खर्चे का बेसिस क्या सिलेक्ट करो? नंबर ऑफ। जो एटीएम का ट्रांजेक्शन ज्यादा करता है उससे ओवरहेड ज्यादा वसूल करो। कंप्यूटर प्रोसेसिंग 5 लाख खर्चा है, इसका आधा फिक्स है जिसपे कोई वेरिएशन नहीं होगा, आधा वेरिएबल है जो इंक्रीज होता है, जो इंक्रीज होगा 3 टाइम द करंट लेवल। 2.5 लाख तो वही रहेगा और बाकी 2.5 लाख इंक्रीज 2-3 टाइम या इंक्रीज बाय 3 टाइम, इंक्रीज 2-3 टाइम या बाय, तो वो 2.5 लाख से बढ़कर 7.5 लाख पहुंच जाएगा। तो कुल खर्चा 7.5 लाख तो वेरिएबल और 2.5 लाख फिक्स। कुल खर्चा कंप्यूटर प्रोसेसिंग का 10 लाख पहुंचने वाला है अगले पीरियड में। दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन। किस कस्टमर के लिए कितने बार कंप्यूटर का ट्रांजेक्शन, कितने इसके नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन है। इशूइंग स्टेटमेंट, प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट आर इशूड, अभी 3 लाख स्टेटमेंट इशू किए जाते हैं और अभी 3 लाख स्टेटमेंट का खर्चा 18 लाख आ रहा है। इन बजट पीरियड 5 लाख स्टेटमेंट आर एक्सपेक्टेड, अगले साल ये बजट ये खर्च स्टेटमेंट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख होने वाले हैं। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपी इज टू बी बजटेड इंक्रीज। 1 लाख से स्टेटमेंट बढ़ेंगे तो 1 लाख से ओवरहेड बढ़ जाएगा। हमारे स्टेटमेंट 3 लाख से बढ़कर 5 होने वाले हैं, 2 लाख से बढ़ने वाले हैं, तो खर्चा भी 2 लाख से बढ़ जाएगा, 18 से बढ़कर 20 हो जाएगा। कंप्यूटर इंक्वायरी का खर्चा 2 लाख है, ये 80% से बढ़ जाएगा, यानी 3,60,000 हो जाएगा। दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय टेलीफोन मिनट्स। इंक्वायरी आती है, अब इंक्वायरी जब आती है, इंक्वायरी को मैनेज करने का खर्चा आता है इनका 3 लाख। किस कस्टमर से ज्यादा किससे कम? जो कंप्यूटर में जो इंक्वायरी करता है पहले किस पे फोन करता है? टेलीफोन पर इंक्वायरी करता है और बाद में उसको कंप्यूटर से देखकर जवाब दिया जाता है। इसको कल समझेंगे ठीक से। अब एक कस्टमर इंक्वायरी में 10 मिनट लगाता है, किसमें 10 मिनट लगाता है, उसकी इंक्वायरी सुनने में कितने मिनट लगे? और दूसरा कस्टमर है बी, वो इंक्वायरी सिर्फ 2 मिनट में बोल देता है। अभी 10 मिनट तक उसकी इंक्वायरी मांगी है उसने, 10 मिनट तक टेलीफोन पे इंक्वायरी मांगी, तो इसको इंक्वायरी का जवाब भी शायद कंप्यूटर पर देख कर देना पड़ेगा। इसने इंक्वायरी की है 2 मिनट में, तो इस पर कंप्यूटर पर भी इसको भी देखेंगे कंप्यूटर में और फिर जवाब देंगे। बताइए कहां कंप्यूटर का वर्क ज्यादा होगा? कंप्यूटर इंक्वायरी। ये इंक्वायरी का जवाब देते हैं किसके थ्रू? थ्रू कंप्यूटर। जिसके इंक्वायरी मिनट्स ज्यादा है उसके लिए कंप्यूटर के मिनट्स भी, कंप्यूटर ऑपरेशन भी ज्यादा होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन ने खुद ने बता दिया कि आपको इसका एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर क्या लेना है? टेलीफोन के मिनट्स। अब नीचे आपको द एक्टिविटी ड्राइवर एंड देयर बजटेड क्वांटिटीज दे रखी है। हमारे 3 कस्टमर हैं। डिपॉजिट, उन लोगों ने, कई लोग हैं जिन्होंने ले रखे डिपॉजिट, कई लोग हैं जिन्होंने ले रखे लोन और कई लोग हैं जिन्होंने कार्ड ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड। एटीएम ट्रांजैक्शन, इसके लिए कितने हुए? इसके इनके 50,000। तो एटीएम का खर्चा
इन्हीं दो क्लाइंट को, इन्हीं दो कस्टमर को आएगा, इसको नहीं आएगा, क्योंकि जिसने लोन लिया वो सिर्फ पैसा बैंक में आके जमा करता है, वो एटीएम सर्विसेज यूज, तो एटीएम का खर्चा सिर्फ डिपॉजिट और कार्ड होल्डर को आएगा। वो भी किस रेशो में? यहां जो डिपॉजिटर है, कई सारे डिपॉजिटर है, पब्लिक बहुत सारी है, कई सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर है, इन सब ने मिलकर, इतनी सारी पब्लिक ने मिलकर कितने एटीएम ट्रांजैक्शन किए? 1.5 लाख। और यहां जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उन सब ने मिलकर, कई लोग हैं, इन सब ने मिलकर कितने ट्रांजैक्शन किए? 50,000। तो हम एटीएम का जो ओवरहेड है ना, उसको किससे डिवाइड कर देंगे? ये खर्चा कितने ट्रांजैक्शन का है? 2 लाख का। 2 लाख का इतना, तो रिकवरी रेट किसकी आ जाएगी? ओवरहेड पर एटीएम ट्रांजैक्शन। ऐसे आपको दे रखा है, नहीं करेंगे ना इसको बस। अच्छा, नीचे लास्ट लाइन ऐसे आपको चारों का दे रखा है। द बैंक बजटेड ए वॉल्यूम ऑफ 58,600 डिपॉजिट अकाउंट। बैंक के पास कितने खाते हैं? यहां पर डिपॉजिट में कितने खाते हैं? 58,600 खाते हैं डिपॉजिट में। लोन में 13,000 खाते हैं और क्रेडिट कार्ड 14,000 क्रेडिट कार्ड खाते हैं। ये दिया हुआ है आपको। क्या इसको पढ़ के आओगे? करके आने के लिए मैंने कौन सा दिया आपको? कितने बच्चों ने इसको नोट नहीं किया अभी, जो मैंने करवाया अभी? अच्छा, पर आप घर जाके करोगे? इतने लोग जो क्वेश्चन मैंने करवाया घर जाके वापस करेंगे आप लोग? जिसने नोट नहीं किया वो काफी कम है, पर वो जो भी है घर जाके इसको सॉल्व करें और ये एटीएम वाला क्वेश्चन पढ़कर समझ कर आए। कल करेंगे इसको अपन। मेरे टारगेट में 2 क्वेश्चन थे पर हमारा आज एक ही हो पाया।